अस्सलामुअलैकुम। सो अगेन आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। हमारी फर्स्ट बायोलॉजी का सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बहुत ही ज़ोरों शोर से। आप क्यों कह रहे हैं? इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी और उसमें जो है मैंने सारी बेसिक बताई थी, ठीक है, सेल के बारे में। ये भी ऑलमोस्ट बेसिक्स ही हैं, बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल प्रेफर कि आप लोग पहले वो वाले वीडियो देखें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कुछ इस तरह की बातें आ रही है कि यू विल नीड टू वॉच दैट वीडियो, राइट। सो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें पहले, फिर यहाँ पे आ जाए। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो चले आप उसको 2x की स्पीड से भी देख सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू आर डन, सो हम आप लोग भी इसी लेक्चर को देखें, ठीक है। हम अपने लेक्चर को करेंगे स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था, ओके। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेल, that cell हम कहते हैं ना, cell is a structural and functional unit. So how it is structural and how it is functional, right? उसके बाद हमने बात की थी सेल की डिस्कवरी की। हमने डेड सेल को डिस्कवर किया था, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, किस किसने किया था वो भी उस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। उसके बाद हमने बात की थी ओरिजिनेशन की, सेल की ओरिजिनेशन की बात की थी। और ओरिजिनेशन में से मतलब हमारे पास सेल ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स भी आए थे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, राइट। और उसी के साथ साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया था, दैट इज एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे डिस्कस की थी। तो अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट इन चीजों पे क्लियर है तो आप लोग इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अदरवाइज इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस तो पहले आप लोग उस वीडियो पे जाए, देन कम टुवर्ड दिस वन। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करेंगे सेल थ्योरी से। सेल डिस्कवर हुआ तो सेल के बारे में जो है वो डिस्कवरी जो थी वो एक किस्म से एक डोर जो था वो ओपन हो गया सेल पे स्टडीज करने के लिए। तो उसमें जो हमारे पास सबसे पहले जो सेल थ्योरी आई थी, सेल थ्योरी दी थी किसने? स्लीडन एंड स्क्वान। स्लीडन एंड स्क्वान जो थे ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमारे पास जो थी सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी के हमारे पास जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो क्या थे? फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमें फर्स्ट लेक्चर में इस चीज को काफी डिटेल में आप लोग को समझा चुकी हूँ कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। कि सेल हमारे पास क्या है, सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। मतलब जितने भी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बने हैं, वी ऑल नो कि हमारी बॉडी का काफी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसी तरह से काफी सोफिस्टिकेटेड है बहुत, मतलब यू नो फ्लोइंग तरीके से वो काम करता है। तो जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर बॉडी के स्ट्रक्चर्स है वो सब कौन बना रहे होते हैं? वो सब सेल बना रहे होते हैं। इसी तरह से बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रही है, तो वो सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहे होते हैं? वो सारे जो फंक्शंस है वो सेल परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। दूसरा जो इसका पोस्टुलेट था वो क्या था कि ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनि मीन सिंगल सेल भी हो सकते हैं, और मल्टी मीन मैनी के वो बहुत सारे सेल से भी बन सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स
उनका स्ट्रक्चर जो है वो भी हो सकता है। इन दोनों के बारे में भी, यूनिसेलर मल्टीसेलर के बारे में भी लास्ट वाली वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाई है, ठीक है। ओरिजिनेशन का मैंने बाकायदा बताया है, तो अच्छा होगा कि आप लोग पहले उस वीडियो को देखें, तो आपको ये वाली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, सो ये हमारे पास पोस्टुलेट्स थे सेल थ्योरी के, और सेल थ्योरी दी थी किसने? श्लीडन एंड स्वान, एक हमारे पास बायोलॉजिस्ट था, दूसरा बॉटनिस्ट था, और इन दोनों ने जो है मिलकर हमारे पास सेल थ्योरी दी थी। एंड व्हेन डिड इट हैपन? इट हैपन इन 1838 टू 1839, ठीक है। तब जो था ये हुआ था, और इसके मेन पोस्टुलेट्स मैंने आपको बता दी कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है। और दूसरा क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सो यूनिसेलुलर में हमारे पास ये सारे जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोट्स है ना, जिनमें कोई प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें क्या था, लाइक अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा में हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं दे ऑल आर यूनिसेलुलर। इसके अलावा और भी है, प्रोटिस्ट्स भी है जो यूनिसेलुलर हमारे पास होते हैं। तो ये सारे जो स्पीशीज है ये यूनिसेलुलर होते हैं। इस तरह मल्टी सेलुलर में हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई वगैरह, ठीक है। और प्रोटिस्ट में भी काफी सारे ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलुलर है, या इवन अगर वो है स्पंजेस वगैरह, स्पंजेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो भी क्या है? मल्टी सेलुलर मरीन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो ये थ्योरी जो थी ये हमारे पास उस टाइम में काफी सक्सेस इसको मिली थी, क्योंकि किसी ने सेल के बारे में पहली दफा बात की थी। हम जब अब सेल का डेफिनेशन समझते हैं ना, तो ये हमारे पास सेल थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट था, राइट। और इसी तरह से यूनिसेलुलरिटी, मल्टी सेलुलरिटी के बारे में इन्होंने बात की थी। और इसी थ्योरी को उसके बाद, मतलब स्वीडन और स्वान के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसने मॉडिफाई किया था उसको, और उनका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्को। इनका भी अपना, मतलब हिस्ट्री में इनका भी अपना एक नाम है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कवर की थी। फोटोसिंथेसिस में भी शायद इनका, हाँ, फोटोसिंथेसिस के उसमें भी है। जब हम बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में जाएंगे तब भी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। इनकी काफी डिस्कवरीज और काफी चीजें जो है वो मतलब नॉन है, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्को ने क्या किया था? रुडोल्फ विर्को ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। एंड व्हाट डिड ही डू? रुडोल्फ विर्को ने असल में क्या किया था? इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन का आइडिया जो था ये इन्होंने रिजेक्ट किया था। नाउ व्हाट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन? स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है, इसका जो आइडिया था वो ये था कि हमारे पास ऐसे ही, मतलब सेल्स arises randomly from soil, water और ट्रेश। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो आइडिया है वो हमें क्या कहते हैं? वो कहता है कि हमारे पास जो सेल है वो रैंडमली हवा से, पानी से या गंदगी से जो है अराइज होता है, बट ऐसे नहीं होता, ठीक है। इन्होंने हमारे पास एक स्टेटमेंट देके इस आइडिया को रिजेक्ट किया था, और इनका स्टेटमेंट क्या था? ओमनिस सेलुलर सेलुला। ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था इनका। इन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास जो न्यू सेल्स हैं, न्यू सेल्स arise from pre-existing cell। ठीक है, ये इनकी मॉडिफिकेशन थी। मतलब उस वक्त जो आइडिया चल रहा था कि सेल्स जो है वो रैंडमली अराइज होते हैं हवा से, पानी से या गंदगी से, इन्होंने इस आइडिया को क्या किया था? कंप्लीटली रिजेक्ट किया था, क्योंकि ऐसे हमारे पास खुद ब खुद जो है वो सेल नहीं बनता, ठीक है। हमारे पास जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, जो पहले से मौजूद सेल्स होते हैं, उन्हीं के डिवीजन से, उन्हीं के कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनते हैं? न्यू सेल्स बनते हैं। और
अक्सर ऐसा होता है कि कुछ साइंटिस्ट जो है वो किसी चीज के बारे में बात बता दें तो मोस्टली लोग उन पर बिलीव नहीं करते, और बाज दफा ऐसे होता है कि मतलब कोई साइंटिस्ट है वो किसी चीज के बारे में कोई बात बता दें तो उसके इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देता है कि बंदे को भी यकीन आ जाता है कि हाँ इसका जो आइडिया था वो बिल्कुल सही था। तो जो सेलुलर जो स्टेटमेंट रुडोल्फ फिर्को ने दिया था कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उन्हीं से हमारे पास न्यू सेल्स बनते हैं, तो उसके एविडेंसेस क्या मिले? उसके एविडेंसेस हमें क्या मिले? उसके एविडेंसेस ये मिले कि आजकल हमें पता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। तो इनसे क्या होती है? इनसे सेल डिवीजन होती है ना। जो एग्जिस्टिंग सेल्स है वो डिवाइड होते हैं और उनसे न्यू हमारे पास डॉटर सेल्स बनते हैं ना। तो यही इनके थ्योरी के लिए क्या बने? एविडेंसेस बने। सॉरी, इनके मॉडिफिकेशन जो इन्होंने सेल थ्योरी में की थी, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। हम आजकल जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रुडोल्फ विर्को ने जो है सेल थ्योरी दी है, मोस्टली हम यही पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो थ्योरी के लिए जो स्टेटमेंट दिया था उसके एविडेंसेस क्या बने? यही बने कि वाकई में ऐसे ही होता है। क्या होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उन्हीं से हमारे पास न्यू सेल्स जो है वो वजूद में आते हैं। तो ये थी हमारे पास सेल थ्योरी। पहले जो थे स्क्वान आए, उन्होंने मैंने कुछ पोस्टुलेट्स अपनी थ्योरी के दिए, एंड आफ्टर दैट हमारे पास रुडोल्फ फिर्को आए और रुडोल्फ फिर्को ने एक स्टेटमेंट देके उस थ्योरी को मॉडिफाई किया, और मतलब ये ऐसा हुआ कि उन्होंने लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करवाया कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो आइडिया चल रहा है इट्स टोटली रॉन्ग। मतलब हमारे पास ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि सेल जो है वो खुद से वजूद में आए। मतलब 3.5 बिलियन ईयर्स को पहले हुआ था ऐसे कि एक सेल जो था वो डिस्कवर हुआ था हाइड्रोथर्मल वेंट में, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरियल सेल था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल था, वो हुआ था। लेकिन उसके बाद से जितने भी उनसे शायद ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो आइडिया था वो शायद उसी चीज से आ रहा था कि वो भी शायद पानी से या उससे वो सेल बना था, लेकिन उसके कुछ एविडेंसेस नहीं है, राइट। और अगर हम बात करें रुडोल्फ फिर्को के स्टेटमेंट की, तो इसके हमारे पास प्रॉपर जो एविडेंसेस है वो प्रेजेंट है। तो फिर आप किसी चीज के एविडेंस को जो है उसको तो आप लोग वो नहीं कर सकते ना, रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इनका जो स्टेटमेंट था ये काफी सक्सेस इसको मिला। इसकी जो थ्योरी थी, मतलब यूं कह दे कि जितना भी सेल थ्योरी का क्रेडिट है वो ऑलमोस्ट रुडोल्फ फिर्को को जाता है। उन्होंने स्टेटमेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग दिया था, उसके एविडेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग थे, सो इस वजह से वी क्रेडिटेड रुडोल्फ फिर्को फॉर सेल थ्योरी, राइट। तो ये हमारे पास सेल थ्योरी के बारे में चीजें थी, होपफुली आपको क्लियर हो चुकी होगी। इससे पहले हम लोगों ने ये मतलब ऑलमोस्ट ये वाली सारी जो चीजें ये हमारी लेक्चर की कवर हो गई है। इसके बाद हम बात करेंगे, आपको सेल समझ आ गया, आपको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलरिटी की समझ आ गई, ओरिजिनेशन, सेल थ्योरी के बारे में आपको पता चला कि किसने फर्स्ट टाइम दी थी, किसने मॉडिफाई की थी, मॉडिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया था, क्या एविडेंसेस थे, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर की। रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1:30। आज का जो स्केड्यूल था काफ़ी टफ था, बट आई एम स्टिल वेरी टायर्ड, बट यू नो व्हेन you have to chase your dreams, you have to become a successful daughter, and most importantly when you have to shape your future, so definitely you have to burn your night oil, and that's what I'm doing. I'm burning my night oil, but that's totally enough. I'm good. Okay, so अब हमारे पास क्या है, सेल थ्योरी हो गया, अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। ओके, अब सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे, एक होती है सेल की, एक होते हैं मतलब सेल के कंपोनेंट्स। सेल के कंपोनेंट्स में हमारे पास आती है सारी ऑर्गेनेलीज या ऑर्गेनेल्स। लेकिन अगर हम बात करें हम स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है। जैसे हमारे पास इनकेस
हर एक जो चीज होती है उसका अपना एक आउटर मोस्ट कवर होता है, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होती है, उसके सराउंड होती है। सो इन केस ऑफ प्लांट सेल अगर हम बात करें, सो दैट प्रोटेक्टिव कवर इज, इन केस ऑफ प्लांट सेल अगर हम बात करें, सो दैट प्रोटेक्टिव कवर इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव कवर है प्लांट का, आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल की, राइट, आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल की। और ये करता क्या है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फ्रेमवर्क, सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन। आपको नजर आ रहा है ना? लेट मी चेक। अक्सर ऐसे होता है मैं वीडियो बना रही होती हूँ और जब देखो वो बीच में से स्टॉप हो गई होती है, इतना फिर मुझे वो होता है ना, मुझे चेक करना चाहिए था। सो लेट मी चेक कि आप लोगों को ऑल द थिंग्स आर क्लियर और नॉट। यस, इट्स ऑलमोस्ट गुड। ओके, सो हमारे पास जो सेल वॉल है वो क्या है, वो हमारे पास प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। करता क्या है, ये हमारे पास फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप और प्रोटेक्शन। सो ये इन केस ऑफ प्लांट सेल हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है। इफ इट इन केस ऑफ एनिमल सेल हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एनिमल सेल, सो एनिमल सेल में हमारे पास जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो क्या है इन केस ऑफ एनिमल सेल, वो है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये अपने आप में ये एक अलग दुनिया है। जब हम सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में जाएंगे ना, आपको मैं बहुत डिटेल में इसकी वीडियो बना के दूंगी। मतलब इसमें इतना आपको नॉलेज मिलेगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन का ये टॉपिक ऐसे है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे है कि मतलब लोग कहते हैं कि बस आउटर मोस्ट बाउंड्री है, बात खत्म। इसको ना सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं, इसको सेमी परमिएबल कहते हैं, कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कभी सेल मेम्ब्रेन। सो इसकी रीजन है इसका कि इसको क्यों इतने सारे नाम जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको काफी डिटेल में आगे लेक्चर दूंगी। आप सिर्फ अभी इतना समझे कि ये हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसकी, एनिमल सेल की, ठीक है। और ये करता क्या है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउ करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और any other substances, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोवाइड। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों को इन लेक्चर्स के नोट्स चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको हर एक टॉपिक के डिटेल और अच्छे से प्यारे से नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो तब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और आप लोगों को वाकई में चाहिए नोट्स तो मुझे कमेंट में बताया करें। आप लोग को मैं हर एक टॉपिक के साथ साथ फिर नोट्स के पेजेस भी अपलोड किया करूँगी, राइट। ओके, सो प्लांट सेल वॉल हो गया इन केस ऑफ प्लांट सेल। इन केस ऑफ एनिमल सेल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है इसको हम फ्लूइड ऑफ सेल भी कहते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि वो फ्लूइड्स के बगैर जिंदा रहे। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ अस। हमें जो है जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है, फ्लूइड्स की, पानी की, राइट। वी नीड 70 to 80% वाटर। आवर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 70 to 80% ऑफ वाटर। आवर बॉडी नीड वाटर फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। तो इसी तरह से सेल को भी अपने एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक फ्लूइड की जरूरत होती है, और वो जो फ्लूइड होता है वो इन द प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो सेल में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है।
ऑल द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है इसको हम फ्लूइड ऑफ सेल भी कहते हैं, और ये क्या करता है कि ये सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सबको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें भी फिर आगे हमारे पास डिफरेंट इसके टाइप्स हैं। जब साइटोप्लाज्म वाली वीडियो आएगी तो आपको मैं हर एक चीज जो है वो क्लियर समझाऊंगी। ये हमारे पास जो है ना, जो सेल स्ट्रक्चर है, हम क्या कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन वाले चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, सेल को डिस्कवर कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर कर, इसके फंक्शन को डिस्कवर कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा कि आगे जो है मैं बाकायदा आपको हर एक ऑर्गेनल, हर एक स्ट्रक्चर जो है वो काफी डिटेल में अलग अलग वीडियो के साथ दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी आप लोग सिर्फ इतना समझे कि सेल का स्ट्रक्चर जो वो कैसे होता है। सो इन केस ऑफ प्लांट सेल हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल होती है। इन केस ऑफ एनिमल सेल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है। ऐसे नहीं होता कि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन होता नहीं है, होता है, बट आफ्टर सेल वॉल। अगर ये हमारे पास सेल वॉल है तो ये हमारे पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्लांट सेल। बट इफ यू टॉक अबाउट एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में फिर हमारे पास आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। बस इतना डिफरेंस है, राइट। और साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म में वो फ्लूइड ऑफ सेल है जो कि प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जितने भी हमारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी आपको और सेल स्ट्रक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेल के ऑर्गेनल्स की। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ इतना इस वीडियो में क्लियर हो जाए कि हमारे पास जितने भी बॉडी के सेल्स में ऑर्गेनल्स हैं तो हर एक ऑर्गेनल का अपना स्पेसिफिक क्या फंक्शन होता है, राइट। सो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है फिर सेल साइज एंड शेप को डिस्कस करेंगे और फिर हम करेंगे अपने वीडियो को एंड। सो नेक्स्ट अब बोर्ड को करते हैं इरेज। मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप लोग स्क्रीनशॉट इससे ले लें, अदरवाइज मैं इसको पे कर दूंगी इरेज और हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके जी, सो लेट्स इरेज इट। मेरे पास फिलहाल डस्टर नहीं है, सो टिश्यू से काम चला रही हूँ। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, अपने नॉलेज पे फोकस करना है, ना के टिश्यू पे, ना के मेरे शटलकॉक पे, यू नो। ओके, अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटिस, या फिर गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं, अपरेटिस भी कहते हैं, व्हाटएवर यू वांट यू कैन कॉल इट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, पेरोक्सिसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, लाइऑक्सिसोम्स होते हैं, और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ आई फॉरगेट इट, न्यूक्लियस। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास ऑर्गेनल है वो क्या है, सेल की न्यूक्लियस है। तो ये कुछ ऑर्गेनल्स है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है एवरी ऑर्गेनल। सो फर्स्ट हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। सो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूँ ना तो ये मुझे बहुत ही वो डिग्निटी वाला, वो मतलब वो डिग्निफाइड मैन नहीं होता एक घर में, या अगर आप रास्ते में उसको देखें। सो ये सेल में मुझे बिल्कुल इस तरह का लगता है, बिकॉज यू नो
माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर स्टेशन सेल भी कहते हैं। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया भी था, पावर स्टेशन ऑफ सेल भी इसको बोलते हैं, या फिर पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों इसको ऐसे बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी मेकिंग प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी एनर्जी में मेकिंग प्रोसेसेस है ना, जो रिस्पायरेशन है पूरा, वो कहाँ पे होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो एटीपी जो है वो पूरी बॉडी में फिर ट्रांसफर होती है और हमारी बॉडी के सारे जो फंक्शंस है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो कि हमारे रिस्पायरेशन में काम करता है, ठीक है, हेल्प करता है। और रिस्पायरेशन में आपको ऑलमोस्ट इतना पता होगा, यू आर नाउ इन फर्स्ट ईयर, तो आपको पता होगा कि जो क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये सारी जो प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रही होती है? ग्लाइकोलिसिस तो नहीं, ये बाकी दो, ये कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये जो है रिस्पायरेशन के प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी क्या है? व्हाट इज एटीपी? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। तो ये जो एटीपी इतना इंपॉर्टेंट जो चीज हमारी बॉडी में इतनी इंपॉर्टेंट चीज बन रही है, वो कौन बना रहा है? वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रिस्पायरेशन में काम करता है, पावर स्टेशन ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि यहाँ से ही सारी बॉडी को पावर जाती है। जिस तरह से वो होता है ना पावर स्टेशन जो हमारा होता है, जहाँ से डिफरेंट बहुत सारे घरों को बिजली जाती है, तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? ये पावर स्टेशन है जहाँ से पूरे बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सारे जितने प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहे होते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्जी अपरेटस। सो गोल्जी अपरेटस जब हम स्पेसिफिकली इन वीडियोस में जाएंगे तो फिर आपको प्रॉपर डायग्राम के साथ मैं समझाऊंगी, ठीक है। हर एक टॉपिक जो हर एक इसका कॉन्सेप्ट है, हर एक जो स्ट्रक्चर है, वो हर एक चीज आपको मैं क्लियरली समझाऊंगी, प्रॉपर आपको डायग्राम मिलेगा। बट अब जितना आप जो है सिर्फ इसके फंक्शंस को समझे कि अगर ये सेल में मौजूद है तो इसका फंक्शन जो है वो क्या है। ये क्या करता है? ये सिक्रीशंस में हेल्प करता है, मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, और पैकेजिंग में, मतलब सेल में जो चीजें बन रही है या जो आ रही है जिनको बाहर जाना होता है, उसकी ये क्या करता है? पैकेजिंग करता है, उसकी मॉडिफिकेशन करता है, डिफरेंट सिक्रीशंस में काम करता है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, हमारी बॉडी जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, अपने कार्ब्स बनाती है, वो कौन बनाता है? वो गोल्जी अपरेटस बनाता है, ठीक है। सिंपल शुगर के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो कौन बनाता है? वो गोल्जी अपरेटस बनाता है। इसके अलावा क्या करता है? मॉडिफिकेशंस करता है, चीजों को मॉडिफाई करता है और साथ में उसकी पैकेजिंग भी करता है। सो ये काम हो गया गोल्जी बॉडी का या गोल्जी अपरेटस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है। हमारा जो सेल का सेंटर है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के साइड में ही ये हमारे पास प्रेजेंट होती है ये ऑर्गेनली। और ये क्या करती है? इसके अगर दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस मैं बता दूं तो वो लिपिड और लिपिड एंड प्रोटीन की क्या करता है? सिंथेसिस करता है। हम कहते हैं ना हमारी बॉडी के अपने प्रोटीन जब बनते हैं, अपनी लिपिड्स जो है वो हमारी बॉडी अपने लिपिड्स बनाता है, अपने प्रोटीन्स बनाता है, अपने कार्ब्स बनाते हैं, तो इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यही ऑर्गेनल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसमें हमारे पास लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसमें हमारे पास एक पेड़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ का मतलब क्या है कि इसके सरफेस पे हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सरफेस मींस कि अगर ये हमारे पास वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से इसका जो अपीयरेंस होता है वो रफ होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है सो मींस जो रफ वाला है ये क्या करेगा? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना राइबोसोम क्या है, उसको हम प्रोटीन
फैक्ट्री भी कहते हैं, वहाँ पे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। सो हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो वही राइबोसोम वाला क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। इससे आप लोग इस पॉइंट को क्लियर रखें। मैं अक्सर अपने टाइम में इस चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होती थी। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में मुझे नहीं पता होता था कि लिपिड कौन बना रहा है, प्रोटीन कौन बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझे कि जिसके सरफेस पे हमारे पास राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और उससे उसका पता हमें कैसे चलता है, उसका पता हमें रफ से चलता है। व्हेन वी से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स, और वही राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, राइट। और अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे, उसके सरफेस पे कोई हमारे पास प्रोटीन राइबोसोम्स है वो नहीं होते, तो ये क्या करता है, ये लिपिड में हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप ये चीजें जो है इस तरह से याद रखें कि रफ जो है उस पर राइबोसोम है तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, स्मूथ पे राइबोसोम नहीं है तो वो क्या करेगा, वो लिपिड्स की सिंथेसिस करेगा। ऑलराइट, ये हमारे पास हो गई बात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब बात करते हैं अपने नन्हे मुन्ने राइबोसोम्स की। राइबोसोम के भी हमारे बॉडी के स्मॉल से छोटे से ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, राउंड शेप के। ये जो ऑर्गेनल्स हैं इनके काफी आप उससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, डबल है, कुछ डबल मेम्ब्रेन है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन है, इनके अंदर फिर अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गोल्गी ऑपरेटिस की तो इसमें सिस्टर्ने होते हैं, अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसमें क्रिस्टा होते हैं। ठीक है, आउटर और आउटर जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वो सारी चीजें होती है। बट जो अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम में ये चीज नहीं होती, बस ये हमारे पास छोटी सी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, और किस तरह से होते हैं, राउंड शेप। और मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस इसमें ये भी है, कुछ कहते हैं कि नॉन मेम्ब्रेनियस है, कुछ कहते हैं कि अगर है भी तो सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिंपल सा होता है। ये करते क्या है, इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री की का मतलब है कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी प्रोटीन्स है वो कौन बनाते हैं, वो राइबोसोम बनाते हैं। और अगर हम राइबोसोम फैक्ट्री की बात करें कि राइबोसोम कहाँ से बनते हैं, तो वो बनते हैं न्यूक्लियोलस में। ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। वही न्यूक्लियोलस जो है वो क्या करता है, वो राइबोसोम की वो करता है, सिंथेसिस करता है। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। और राइबोसोम के लिए, राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेरोक्सिसोम्स की। ये पेरोक्सिसोम हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ये क्या, ये हमारे पास स्मॉल माइक्रोबॉडीज है। ठीक है, ग्लायोक्सिसोम्स हो गया, और इनकी सिक्रीशंस भी कौन करता है, इनकी सिक्रीशन भी गोल्गी ऑपरेटिस करता है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये डिफरेंट सिक्रीशंस करता है। ठीक है, तो इन सिक्रीशंस में हमारे पास ये माइक्रोबॉडीज भी आती है। इंडिविजुअल वीडियो में हम डिटेल में फिर समझेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना समझे कि ये सिक्रीशंस में हमारे पास क्या क्या आता है। एक तो ये क्या करता है, कार्ब्स को की सिंथेसिस करवाता है, सिक्रीट करवाता है, और एक जो ये हमारे पास माइक्रोबॉडीज बनाता है। माइक्रोबॉडीज में क्या क्या होता है, पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम्स है, और ग्लायोक्सिसोम्स है। ग्लायोक्सिसोम्स तो खैर हमें नहीं होते, वो प्लांट्स में होते हैं। आगे मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम ये जो है तो ये तो हमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम क्या करते हैं, ये पेरोक्सी से आप लोग पता लगाएं, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं वाटर और ऑक्सीजन में। मतलब टू मेक इट लेस टॉक्सिक। ठीक है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन करता है, इसकी टॉक्सिसिटी को
खत्म करवाता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो एंजाइम्स यूज होते हैं दैट इज ऑक्सीडेजेस, कैटालेजेस। ये ब्रेकडाउन कौन करता है? एंजाइम्स ही करते हैं ना। तो ये एंजाइम जो ये प्रोटोजोम में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जो कि इस फंक्शन को परफॉर्म आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम ये भी वो बिल्कुल शरारती से बच्चे नहीं होते, दीज आर जस्ट लाइक दोज चिल्ड्रन। इनको हम सुसाइडल बेग्स भी बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव बेग्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? इसमें हमारे पास डाइजेस्टिव या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये सेल से जितनी भी वोन आउट चीजें हैं, मतलब अगर कोई सेल बर्स्ट हो गया, ठीक है, या उसके अंदर कोई ऑर्गेनेली जो है वो बर्स्ट हो गई जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी अपरेटस, तो ये सारे उस वोन आउट सब्सटेंसेस को इनगल्फ करता है, ठीक है। अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उन पे छोड़ देता है, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो वो रिलीज हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और जितना भी सेल का वोन आउट जो मटेरियल है वो इसके अंदर आ चुका है तो वो उसकी फर्दर ब्रेकडाउन करके उसको सेल से फ्लैश आउट करता है, राइट। तो ये वाला काम किसका है? मतलब ऐसे भी होता है ना, जिस तरह से यहाँ पे हम जो है सफाई वगैरह करते हैं, चीजों को रिमूव करते हैं, तो इस तरह हमारे सेल में भी बर्स्टिंग होती है, ऑर्गेनल्स की बर्स्टिंग होती है, वो टर्न आउट हो जाते हैं, फट जाते हैं या बर्स्ट हो जाते हैं। तो उस चीज को खत्म करने के लिए, उस सफाई को मतलब क्लींजिंग के लिए हमारे जो सेल है उनमें क्या प्रेजेंट होता है? उनमें लाइसोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनको हम सुसाइडल बेग्स भी कहते हैं। एंड वाई दे आर कॉल्ड सो मैंने आपको बता दिया। और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो वो प्रेजेंट होते हैं जिनके बेस पे जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसके जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो हाई एसिडिटी में एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई वन आउट चीज इसके अंदर आ जाती है तो इसका जो एनवायरमेंट होता है वो डायरेक्टली एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक के बाद जो है चीजें क्या हो जाती है, जल्दी से उसकी फर्दर ब्रेकडाउन हो जाती है और वो सेल से जो है फ्लैश आउट हो जाती है। वो एक प्रोसेस है, क्या कहते हैं उसको, एंडोसाइटोसिस। एंडो और एक्सोसाइटोसिस जो होते हैं ना, तो एक्सोसाइटोसिस के जरिए, एक्सो मीन्स आउट, ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस के जरिए जो है चीजें जो है वो सेल से बाहर फ्लैश आउट हो जाती है। सो ये हमारे पास हो गया लाइसोसोम। बाकी कौन सा बचता है? ग्लाइऑक्सिसोम। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स जो है ये हमारे पास ग्लाइकोलिक साइकिल चलाता है प्लांट्स में। ये हमें प्रेजेंट नहीं होता, ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ग्लाइकोलिक साइकिल है क्या? जिस तरह से ह्यूमन में या एनिमल्स में क्रेब साइकिल होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। फिर जो है वो ग्लाइकोलिसिस हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होता है, ठीक है। वो जो इस तरह का रिंग जो साइकिल वाला स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, फ्यूमेरेट, मेलेट, वो सारी चीजें जो बनती है। तो जिस तरह से ह्यूमन में या एनिमल्स में क्रेब साइकिल होता है, इसी तरह से प्लांट में कौन सा साइकिल होता है? ग्लाइकोलिक एसिड साइकिल होता है। और उसी ग्लाइकोलिक एसिड साइकिल को चलाने के लिए कौन प्रेजेंट होता है? ग्लाइऑक्सिसोम्स। और इसी ग्लाइऑक्सिसोम में भी हमारे पास ऑक्सीडेजेस और कैटालेजेस वाले एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि इस फंक्शन को कर रहे होते हैं परफॉर्म, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ आवर सेल, और आई वुड कॉल इट मास्टर ऑफ द सेल। ये हमारी बॉडी का, हमारे सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, राइट। इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल सारा प्रेजेंट होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, जीन, जेनेटिक कोड, ये सारी चीजें। और ये क्या करता है? सारी जितनी एक्टिविटी सेल में हो रही है उन सबको कौन कंट्रोल करता है? उन सबको
न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, सेल में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हो रही होती है उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, उनको न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, राइट। इसी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, मास्टर ऑफ द सेल। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल बीच में। सेंटर ऑफ द सेल में जो है ये प्रेजेंट होता है बिल्कुल बीच में, और ये सारी जितनी एक्टिविटीज है वो सब परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें भी फिर मैक्रो न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस है। आगे जब हम न्यूक्लियस वाली वीडियो में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो वहीं पे मिलेगा, राइट। आई एम रिपीटिंग अगेन कि यहाँ पे आपको जस्ट जो है इसके बेसिक जो फंक्शंस है वो आपको मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिस तरह सेल का मेम्ब्रेन होता है तो इस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। प्लाज्म से आपको समझ आ गया होगा दैट व्हाट अबाउट आई एम टॉकिंग यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म था हमारा, वेयर साइटोप्लाज्म, ओह वो तो रिमूव हो चुका है। मतलब जिस तरह से सेल का फ्लूइड होता है ना, तो इस तरह न्यूक्लियस का भी अपना फ्लूइड है, और उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद हमारे पास इसमें होते हैं न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियोपोर्स किस लिए होते हैं, न्यूक्लियोपोर्स जो है वो चीजों के ट्रांसमिशन के लिए होते हैं, मतलब जो चीजें जो है वो ट्रांसमिट हो रही है सेल न्यूक्लियस और सेल के बीच में। ठीक है, तो सेल और न्यूक्लियस के बीच में, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो चीजें ट्रांसमिशन उस मटेरियल की हो रही है तो वो कौन करता है, वो न्यूक्लियर पोर करता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस का फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, राइट। और इसका फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसी वजह से वी कॉल इट मास्टर ऑफ द सेल। गॉट इट। तो ये हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स हो गए, उसके छोटे मोटे फंक्शंस हो गए जो कि आपको मैंने कंबाइनली बता दिए। नेक्स्ट जब इसकी इंडिविजुअल वीडियो आएगी तो आपको प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर इसका हर एक स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में मैं आपको फिर समझाऊंगी। देखिए इवन फंक्शन भी, अगर हम उसकी बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसका जस्ट प्रोटीन सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस में काम नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों को वो करता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करवाता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस है इसके। तो वो सारी चीज़ें हम फिर इंडिविजुअल इसके लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो मैं साइड पे हो रही हूँ, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, अदरवाइज मैं करूँगी इसको फिर इरेज। ओके, सो मैं इरेज करने लगी हूँ। चलिए बस लास्ट में एक छोटा सा सेगमेंट रहता है इस लेक्चर का, देन वी विल बी वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास वो टॉपिक बचता है दैट इज सेल साइज। वैसे तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं, हम तो हर एक सेल का साइज और वो तो मालूम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास वो यूँ कहते हैं मशहूर जो सेल्स है ना, तो वी शुड नो अबाउट देम। तो सेल में भी जो है डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं। ठीक है, अगर हम शेप साइज की बात करें तो साइज में हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट सेल है बॉडी का, जो सबसे लार्जेस्ट सेल है, दैट सेल इज ह्यूमन एग सेल। वो कौन सा है, ह्यूमन एग सेल। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो हमारे पास है स्पर्म सेल। और इसमें आपको आइडिया हुआ भी होगा कि क्यों एक सेल जो है वो बड़ा है, क्यों जो है स्पर्म सेल जो है वो छोटा है, क्योंकि स्पर्म सेल में हमारे पास आता है जस्ट न्यूक्लियस,
फादर से क्या आता है? न्यूक्लियस। बाकी जितना साइटोप्लाज्म और चीजें होती है बाकी, तो वो सारी कहाँ से आती है? वो मदर से आती है। इसी वजह से लार्जेस्ट हमारे पास सेल है वो ह्यूमन एग सेल है, और जो स्मॉलेस्ट है दैट इज स्पर्म सेल, और उससे हमारे पास क्या आता है? न्यूक्लियस आता है। इसी तरह से अगर हम लेंथी सेल की बात करें कि हमारे बॉडी का जो सबसे लेंथी सेल है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास है, ये बिलीव किया जाता है कि न्यूरॉन जो है वो सबसे लेंथी सेल हो सकता है, ठीक है, जो हमारा नर्व है, नर्व सेल। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है? वो 1 मीटर तक हो सकती है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ सेल्स थे। लार्जेस्ट जो सेल है वो ह्यूमन एग सेल है, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो स्पर्म सेल है। इसके अलावा अगर हम बात करें उसकी आरबीसी की, रेड ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसका डी वॉल्यूम जो है वो हमारे पास थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरियर होता है, राइट, ऑक्सीजन कैरियर होता है। और इसका जो, अगर हम इसकी साइज की बात करें तो ये हमारे पास 7 to 8 मिलीमीटर होता है। और एक दूसरी, अगर मैं सेल के बारे में एक फैक्ट आपको बताऊं, तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनमें हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, बिकॉज दे डोंट नीड टू डिवाइड, ठीक है, इनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इनमें इवन बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट एब्सेंट ही होते हैं। एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज उसको जस्ट हीमोग्लोबिन के लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है। सो इसको जो है बिल्कुल भी ऑर्गेनल्स वगैरह की जरूरत नहीं होती, इसको जस्ट एक लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। एट अ टाइम जो है ये 4, एक हीमोग्लोबिन जो है 1 HB एट अ टाइम कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल साइज के बारे में छोटी मोटी बातें थी, आपको क्लियर हो जाए लार्जेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, लेंथी कौन सा है, और इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स है तो उसका साइज कितना है, रेड ब्लड सेल करते क्या है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स है। हीमोग्लोबिन जो है इनमें प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है? इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑक्सीजन कैरियर है। सो यहीं पे करते हैं हम अपने लेक्चर को वाइंड अप। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी हर एक बात। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी, एनी एम्बिग्विटी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से, अब पे कह रही हूँ। एंड वन थिंग अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो जो है वो यूजफुल लग रही है एंड यू थिंक दैट आई हैवंट वेस्टेड योर टाइम, सो आई एम रिपीटिंग अगेन दिस कि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगती है, राइट। सो उन एफर्ट्स को इग्नोर ना करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करें, कमेंट करें हमें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब तो मस्ट करें। दिस विल बी जस्ट अ रिवॉर्ड फॉर अस। सो मेहनत करते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जो कि हमारी होगी सेल वॉल, राइट। जो हमने स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो स्ट्रक्चर पढ़ा था ना सेल वॉल, उसकी बराबर हमारे नेक्स्ट जो है वो वीडियो होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक कनेक्ट रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।